हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लास। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अंग्रेजी का एक वायरल मॉडल पेपर का हल करेंगे जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे छप करके आने वाला है। इस वायरल मॉडल पेपर का हल मैं पार्ट ए तथा पार्ट बी दोनों का कराऊंगा। वीडियो लंबी होगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर यदि पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल अक्षय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पार्ट ए तथा बी का फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूं। यदि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देख करके चले जाते हैं तो आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बिना देर किए एक एक बात को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा तो आप लोग यहाँ रोल नंबर भर दीजिएगा, उसके बाद अपना नाम भर देना है। उसके बाद लिखा है कि प्रिंटेड नंबर ऑफ पेजेज, मतलब पृष्ठों की संख्या मिला देना है कि कितने नंबर में आपका पेपर छप करके आया है। कोड मिला लीजिएगा। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है हम लोग पढ़ेंगे। आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है? पहला है कि आपको 15 मिनट जो है केवल क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे और सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, मतलब सभी क्वेश्चन हमें हल करके आना है। कह रहा है 3 नंबर की दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी। यह जो आपका प्रश्न पत्र है 2 हिस्सों में बटा रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। ठीक है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ द 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। आपको 20 मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रत्येक 1 नंबर के होंगे। रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओएमआर शीट। हमें हर क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पढ़ना है और उसका उत्तर जो है ओएमआर में हम देना है। ठीक है। ओएमआर में उत्तर देने के बाद कहीं पर भी इरेज नहीं करना है, कट नहीं करना है और व्हाइटनर का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। 6 नंबर है कि पार्ट बी कंस्टिंट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। जो पार्ट बी है वो वर्णनात्मक प्रश्न है, वहां से हमको लिखित आंसर देना है। 7 नंबर है कि मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच द क्वेश्चन। जो नंबर है सभी क्वेश्चन के सम्मुख ही दर्शाया गया है। चलिए पार्ट ए से पढ़ते हैं। रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो। मतलब नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और दिए गए क्वेश्चन 1 to 3 माने 1 से 3 तक क्वेश्चनों का जो सही विकल्प होगा उसको हमें चयन करना है। चलिए पहले पैसेज पढ़ते हैं। दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न that in all matter the two extreme are alike। यह हम सभी के लिए सीखने का एक बड़ा सबक है कि सभी मामलों में दोनों चरम सीमाएं एक जैसी होती है। ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम निगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। मतलब ज़्यादा सकारात्मक और ज़्यादा ही नकारात्मक दोनों एक जैसा होता है। व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो वी डू नॉट सी देम। यदि प्रकाश का जो वाइब्रेशन हो बहुत कम हो तब भी हम लोग देख नहीं पाते हैं। नार डू वी सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड। यदि प्रकाश का वाइब्रेशन जो है, कंपन जो है बहुत ज़्यादा हो तब भी हम लोग देख नहीं पाते हैं। आगे लिखा गया है कि सो विथ साउंड, ऐसा ध्वनि के साथ भी होता है। आगे है कि व्हेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर इट। यदि ध्वनि का जो स्वर है बहुत धीमे हो तभी हम लोग सुन नहीं पाते हैं। व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट आइदर। यदि जो स्वर है बहुत ऊंचा हो जाए तभी हम लोग सुन नहीं पाएंगे। आगे लिखा है कि आप लाइक नेचर इज द डिफरेंट बिटवीन रेजिस्टेंस एंड नॉन रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों और अप्रतिरोधों के बीच प्राकृतिक जैसा ही अंतर है। यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वन मैन डज नॉट रजिस्ट because he is weak, lazy and cannot, the other man knows that he cannot strike an irritable blow if he like, yet he not only does not strike but bless his enemies।
मतलब हो जाएगा बाबू यहाँ से कि एक आदमी इसलिए विरोध नहीं करता क्योंकि वह कमजोर है, आलसी है और वह कर नहीं सकता, जबकि दूसरा आदमी जानता है कि अगर वह चाहे तो अनूठा प्रहार कर सकता है। ठीक है, फिर भी येट माने फिर भी ही नॉट ओनली डज नॉट स्ट्राइक बट ब्लेस हिज एनिमी, फिर भी वह न केवल प्रहार करता बल्कि अपने शत्रुओं को आशीर्वाद भी देता है। आगे पढ़ेंगे, द वीक हु शोज नॉन रेजिस्टेंस इज अप्रेस्ड while the stronger one commits a sin if he offers resistance। इसके आगे क्या हो जाएगा कि जो कमजोर व्यक्ति प्रतिरोध नहीं करता उस पर अत्याचार किया जाता है, जब वह ताकतवर व्यक्ति प्रतिरोध करता है और वह पाप भी करता है। यहाँ तक का हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से और समझ लेंगे। अब एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है कि वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ, हम लोग एक आवाज को सुनने में असमर्थ है कब, इट इज टू लो, यह बहुत ज्यादा कम होगा तब, इट इज टू हाई मतलब बहुत ऊंचा होगा तब, इट इज सो नॉइजी यदि यह शोरगुली है, या बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बोथ ए एंड बी आंसर बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द टू एक्सट्रीम आर ए लाइक मीन्स, मतलब दो छोर एक जैसे हैं का अर्थ क्या है। एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम निगेटिव, मतलब अत्यधिक सकारात्मक है जो अत्यधिक नकारात्मक से अधिक अच्छा है। एक्सेज ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती है। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन द बोथ सिचुएशन, हम दोनों स्थितियों में लगभग समान उत्तर प्राप्त करते हैं। ऑल ऑफ द एबोव, इनमें से सभी या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, हम दोनों स्थितियों में लगभग समान परिणाम प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हिच वर्ड इज द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, यानी स्लो मतलब होता है धीमे का उल्टा कौन सा है, रेजिस्ट, रैपिड, लेजी या स्ट्राइक। तो इसका धीमे का हो जाएगा रैपिड, मतलब स्लो का हो जाएगा रैपिड, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से 8 के लिए इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। 4 से 8 तक क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फ्लोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 है आई यहाँ पे भरना है, देयर विथ माई पेरेंट्स, विल गो भरा जाएगा, वेंट भरा जाएगा, हाइड गन भरा जाएगा, या ऑल ए बी सी आर करेक्ट, मतलब कि तीनों भरा जाएगा। तो देखिए इसमें भरेंगे आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपने मम्मी पापा के साथ जाऊंगा, इसका अर्थ हो जाएगा आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ गया था, ये गया। या आई हैड गन देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ गया था। तो इन तीनों भरा जा सकता है, तीनों लोग भरे जा सकते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं कि इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग यू आर, यदि आप नए चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो या जानने वाले हो, कह लिए हम लोग क्या कहेंगे, कैशियस, कॉन्शियस, केयरलेस या कैरियस। तो इसका राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, करियस, मतलब जिज्ञासु होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 पढ़ते हैं, रीअरेंज द फ्लोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब ये वर्ड हैं आगे पीछे दिए गए हैं, इन्हें रीअरेंज करके सही तरीके से लिखना है ताकि इनका सही अर्थ निकल जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, मतलब मेरा भाई अपने खिलौनों को मेरे साथ शेयर करके क्या होता है, मतलब खुश होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ट, इसमें से कौन सा वर्ड है जो गलत है, अबेंडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस या एक्वेटेंस।
तो यहाँ हो जाएगा एब्यूंडेंस, यहाँ ई के जगह पर क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब हम लोग 8 नंबर पढ़ते हैं। ही जंप्ड, यहाँ भरना है द वेल टू सेफ द ड्राइंग गर्ल, मतलब वह कूदा टू वेल कुएं में, टू सेफ द ड्राइंग गर्ल मतलब डूबी हुई लड़की को बचाने के लिए। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, इन, इनटू, फ्रॉम या एट। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ही जंप इनटू हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, तो बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9-10 पढ़ते हैं। 9-10 के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है कि रीड द पैसेज गिवन ब्लू, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आई फिनिश माई पोयम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, मैंने अपनी कविता समाप्त की और यह सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग, मतलब यह कविता एक माँ बतख के बारे में और पिता स्वान के बारे में थी, जिसमें 3 बच्चे भी थे। हु वेयर बीटेन टू डेथ बाई फादर, जो बीटेन माने पीटे गए थे, बीटेन टू डेथ, पीट करके मार दिए गए थे, बाई फादर माने पिता के द्वारा। बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शोर मचाते थे। ठीक है, आगे लिखा गया है लकली मिस्टर किसिंग टू द जोक द राइट वे, मतलब सौभाग्य से मिस्टर किसिंग जो है मजाक को सही तरीके से लिए। ही रीड द पोयम टू द क्लास, उन्होंने कविता को कक्षा में पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपने प्रतिक्रियाएं जोड़ी। एंड टू सेवरल अदर द क्लासेज एज वेल, और कई कक्षाओं में इसका जिक्र किया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, तब मुझे बात करने की अनुमति मिली और कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिला। अब हम लोग 9 का उत्तर लिखेंगे। 9 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 9 है कि इन एनी पोयम द डकलिंग एंड फादर स्वान सिंबलाइज, मतलब कि एनी की कविता में बत्तख के बच्चे, यहाँ हो जाएगा डकलिंग माने बत्तख के बच्चे, और पिता हंस प्रतीक है किसका, चिल्ड्रेन एंड फादर का। एनी एंड मिस्टर किसिंग का। एनी एंड नेबर्स उसके पड़ोसियों का। क्लास एंड स्कूल कक्षा और स्कूल का। तो देखिए डकलिंग किसको कहा गया है, तो बच्चों को, चिल्ड्रेन को, और फादर स्वान किसको कहा गया है, तो मम्मी पापा को, पेरेंट्स को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, मतलब श्री किसिंग ने पहले एनी को अतिरिक्त होमवर्क सौंपा था क्योंकि ही हेटेड हर, वह उससे घृणा करती थी। एनी वाज पुअर इन मैथ, एनी जो है मैथ में कमजोर थी। एनी हैड मिसबिहेव्ड विथ हिम, या एनी टॉक्ड टू मच इन क्लास, मतलब कि उसके दुर्व्यवहार था, या एनी कक्षा में बहुत बातें करती थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एनी वाज पुअर इन मैथ, माने एनी जो थी मैथ में बहुत कमजोर थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11 नंबर से देखिए इंस्ट्रक्शन है 11 से 13 तक का। कहाँ से, 11 से 13 तक का पढ़ते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। यहाँ है मंडेला पास्ड, यहाँ भरना है ईयर इन जेल, मतलब मंडेला ने जेल में कितने वर्ष गुजारा। 27 मतलब 27 ईयर तक। 32 मतलब 32 ईयर तक। 30 या 30 वर्षों तक, या 20 या 20 वर्षों तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 27 27 वर्षों तक। अब आगे पढ़ेंगे कि महासीर इज ए फंड इन कर्ज, यहाँ भरना है कि महासीर एक है जो कर्ज में पाई जाती है। ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ए स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएचर, ए स्मॉल ब्रैकिश वाटर फिश, या ए लार्ज ब्रैकिश वाटर क्रिएचर। तो महासीर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा बाबू
कि मीठे पानी की एक मछली है। चलिए अब 13 नंबर पढ़ते हैं कि द बस कंडक्टर वाज ए, यहाँ भरना है मैन, रूड मैन, जॉली मैन, सेल्फिश मैन या स्ट्रेंज मैन। तो द बस कंडक्टर वाज ए जॉली मैन, क्या हो जाएगा? जॉली मैन। राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा, जॉली मैन भर देंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं 14 से लेकर के 15 के लिए इंस्ट्रक्शन पढ़ते चलना है। और यह वीडियो अगर जो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और आगे पढ़िए। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फ्लोइंग क्वेश्चंस। इसका मतलब हो जाएगा कि दिए गए उदाहरण को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करें। डंट बाइट योर नेल अमंडा, डंट हंच योर शोल्डर अमंडा, स्टॉप डैट स्लचिंग एंड सीट अप स्ट्रेच अमंडा। मतलब हो जाएगा कि अपने नाखून मत काटो अमंडा। इसका अर्थ हो जाएगा कि अपने कंधे मत हिलाओ अमंडा। और यहाँ हो जाएगा कि झुकना बंद करो, ठीक है, और सीधे बैठो अमंडा। ठीक है, ये तो हो गया इसका अर्थ। अब कहा जाएगा, इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हु इज द स्पीकर इन द एबोव लाइन्स। मतलब ऊपर की पंक्तियां किसके द्वारा कही गई? अमंडा के द्वारा, हर पेरेंट्स उसके माता पिता के द्वारा, हर पेरेंट्स उसके दोस्तों के द्वारा, या हर नेबर्स उसके पड़ोसियों के द्वारा। तो ये जो ऊपर की लाइन कही गई है किसके द्वारा कही गई है? तो हर पेरेंट्स हो जाएगा उसके मम्मी पापा के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। मतलब वक्ता ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि अमांडा इज ए अंग्रेली गर्ल, अमांडा रिमेन अनटिडी, या इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, या ही वांट टू स्कोल्ड अमांडा। तो इसका राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि अमांडा को बेहतर व्यवहार करवा सके। निर्देश दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अमांडा के जो व्यवहार है वो बेहतर हो सके। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब हम लोग 16 से 20 के लिए पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। मतलब कि सही विकल्प चुनना है नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए। अब 16 नंबर क्वेश्चन है कि इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज। इसका अर्थ हो जाएगा कि ट्रिकी को अस्थायी अतिथि के रूप में रखना एक प्रलोभन था क्योंकि मिस्टर पंफ्रे डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक। मतलब कि श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी को वापस नहीं चाहती थी। दूसरा लिखा है कि ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, कि ट्रिकी ने समस्या पैदा नहीं की। ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, ट्रिकी तेजी से ठीक नहीं हो रही थी। या मिस्टर पंफ्रे सेंट ए लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर इंजॉयड। मतलब श्रीमती पंफ्रे ने बहुत सारी खाने की चीजें भेजी जिसका डॉक्टर ने इंजॉय किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका राइट आंसर डी ही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अनिल टाट हरि सिंह टू। मतलब अनिल ने हरि सिंह को सिखाया कुक एंड राइट। मतलब कि पकाना और लिखना। कुक राइट एंड एड नंबर। पकाना, लिखना और संख्याओं को जोड़ना। राइट मतलब लिखना। कुक एंड एड नंबर मतलब पकाना और संख्याओं को जोड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कुक पकाना, राइट लिखना और एड नंबर संख्याओं को जोड़ना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम लोग 18 नंबर पढ़ते हैं कि द बुक गिफ्टेड टू अब्राइट बाई हिज मदर वाज। मतलब हो जाएगा कि एब्राइट को उनकी माँ के द्वारा दिए गए उपहार में पुस्तकें थी। द ट्रेवल ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज। मतलब कि मोनार्क की तितलियों की यात्रा, या द हिस्ट्री ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, या द ट्रेवल ऑफ बटरफ्लाइज, या द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा डी। इसका मतलब अर्थ होता है कि मोनार्क एक्स की यात्राएं थी। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग 19 नंबर पढ़ते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्ड मटिल्डा। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन मटिल्डा का वर्णन करता है?
पहला है रिच, ब्यूटीफुल, फैशनेबल, फैशनेबल, अम्बिशन, मिडिल क्लास या अम्बिशन, मिडिल क्लास एंड सेटिस्फाइड, रिच, डिससेटिस्फाइड या अम्बिशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, मतलब कि फैशनेबल, महत्वाकांक्षी और मध्यम वर्ग का मटेल्डा था। चलिए अब हम लोग 20 नंबर पढ़ते हैं। तो 20 नंबर क्या है कि भोली वाज सेंट टू स्कूल, भोली वाज सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल इसलिए भेजा गया क्योंकि हर फादर फेल्ट कंप्लेड टू डू, मतलब उसके पिता ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हर मदर वांटेड टू गेट एजुकेटेड, मतलब उसकी माँ चाहती थी कि वह शिक्षित हो। एवरीबॉडी इल्स सेंट हिज डॉटर टू स्कूल, बाकी सभी ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना या स्कूल भेजा। इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, यह उसकी शादी के लिए आवश्यक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, मतलब उसकी माँ चाहती थी कि वह शिक्षा प्राप्त करे। चलिए बच्चों, अब हम लोग पार्ट बी का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जो जिसमें आएगा रीडिंग, उसके बाद आएगा राइटिंग, उसके आगे क्या आएगा बाबू? तो ग्रामर वाला सेक्शन आएगा, उसके ठीक आगे आएगा लिटरेचर। ठीक है, तो एक एक पार्ट को हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से समझ करके सही तरीके से पढ़ेंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सबका हल हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए पार्ट बी को पढ़ते हैं। रीडिंग वाला सबसे पहले सेक्शन पढ़ते हैं कि रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो, मतलब इस पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ना है और जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका सबका हमको आंसर सही तरीके से देना है। लिखा है कि व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मतलब है कि जब हम न्यूयॉर्क बंदरगाह में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इम्प्रेस अस द मोस्ट इज इट साइज एंड मैग्निफिकेंस, जो चीजें हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वह है इसका आकार और भव्यता, साइज और मैग्निफिकेंस, मतलब आकार और भव्यता है। आगे पढ़ेंगे कि हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट केम टू बी देयर, मतलब क्या आपने कभी सोचा है कि यह यहाँ पे कैसे आया? यहाँ तक का हो जाएगा। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ फ्रांस टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिका इंडिपेंडेंस। ठीक है, स्टैचू ऑफ, यहाँ से हो जाएगा बाबू कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका की स्वतंत्रता के एक साल, मतलब कि 100 एनिवर्सरी, मतलब एक साल बोल रहे हैं, 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर फ्रांस के लोगों की तरफ से एक उपहार था। आगे पढ़ेंगे कि इन 1869 स्कल्पटर फ्रेडरिक ऑगस्टे, आगे हो जाएगा बार्टोल्डी, बिगेन टू प्लान हिज कॉन्सेप्ट फॉर द मोमेंट। ठीक है, मतलब हो जाएगा कि 1869 में मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टे फार्टोल्डी ने स्मारक के लिए अपनी योजना बनाना शुरू किया था। बार्टोल्डी इन्विजन्ड लिबर्टी एज ए स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड फिगर, वन हु personified not only the majestic Greek goddess of the past but also the working men and women the present, मतलब हो जाएगा बाबू कि बार्टोल्डी ने लिबर्टी की कल्पना एक मजबूत और गौरवान्वित व्यक्ति के रूप में किया जो कि न केवल अतीत की राजसी और ग्रीक देवी देवताओं बल्कि वर्तमान में भी जो कामकाजी पुरुष और महिलाओं थे उनका भी प्रतीक था। आगे पढ़ेंगे कि फाइनली इन 1884 अंततः 1884 में द वर्क वाज फिनिश्ड, मतलब काम समाप्त हो गया था, एंड लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू 240 कैरेट्स एंड सेंट टू द न्यूयॉर्क सिटी, मतलब कि जो लिबर्टी थी वो 214 जो बक्सों में पैक करके न्यूयॉर्क शहर को भेज दी गई थी। बट देयर वाज
वन प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ एक समस्या थी। While the French has raised a lot of funds to build the statue, New York had not secured the fund to build its foundation। मतलब हो जाएगा कि जब फ्रांसीसियों ने इस मूर्ति को बनाने के लिए काफ़ी धन जुटाया था, तो न्यूयॉर्क ने अपनी नींव बनाने के लिए सुरक्षित नहीं किया था। यहाँ तक हो जाएगा। इट वॉज नॉट अनटिल ए न्यूयॉर्क न्यूज पेपर इम्प्रोल्ड पीपुल फॉर डिनोटेड डैट मनी बिकम अवेलेबल। ठीक है। फाइनली ऑन 28 अक्टूबर 1886 अमेरिकन सेलिब्रेटेड द इनवेलिंग ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। मतलब हो जाएगा तब ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि न्यूयॉर्क के एक अखबार ने उन लोगों को दान देने के लिए आग्रह किया कि पैसा उपलब्ध हो गया है। अंततः 28 अक्टूबर 1886 को अमेरिका ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का अनावरण का जश्न मनाया था। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे समझ लेना है, उसके बाद एक एक का उत्तर देना है। ठीक है। अब एक एक का उत्तर देना है बाबू। सबसे पहला कहा गया है कि हुम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। इसका मतलब हो जाएगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम लोग लिख देंगे कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंटेड ए रोमन गॉडेज। ठीक है। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो रोमन गॉडेज को प्रेजेंट कर रही है। यहाँ हो जाएगा। ठीक है। रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम लोग बी वाले को पढ़ते हैं कि व्हाट इज मीन्ट बाई अंडरलाइंड पोर्शन। ठीक है। मतलब रेखांकित जो किया गया है इसका मतलब क्या है हमको बताना है। तो हम लोग लिखेंगे कि द मीन ऑफ अंडरलाइन पोर्शन इज डैट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज वेरी हग एंड डैट इज वाई इट पैक्ड इन पीसेज ऑन 240 कैरेट्स एंड सेंड टू द न्यूयॉर्क। मतलब इसका मतलब हो जाएगा कि जो लाइब्रेटरी है वो 214 बक्सों में पैक करके न्यूयॉर्क सिटी को क्या कर दी गई बाबू, भेज दी गई। अब हम लोग सी नंबर पढ़ेंगे कि हाउ डिड अमेरिका कलेक्टेड मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू। मतलब अमेरिका ने स्टैचू को इंस्टॉल करने के लिए कैसे धन को एकत्रित किया। तो लिखेंगे कि न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर इम्पोल्ड पीपुल्स फॉर द डोनेशन डैट मनी बिकॉज become available, so now this step to get the money for install the स्टैचू। ठीक है। मतलब यहाँ से हो जाएगा कि अमेरिका के पत्रकार जो थे, अमेरिका के जो समाचार पत्रों थे वो लोगों को स्टैचू के लिए क्या किए थे, डोनेशन देने के लिए मतलब कि उत्साहित किए थे। आगे हो जाएगा कि विच वर्ड इन पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड। मतलब रिक्वेस्टेड शब्द का पैसेज में किसका मतलब है, पैसेज में किस शब्द का मतलब रिक्वेस्टेड होगा। ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे डी नंबर में कि रिक्वेस्टेड मीन इनप्रोल्ड। ठीक है। अब चलिए पार्ट बी का राइटिंग सेक्शन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर who live in Delhi sharing your feelings about how you miss him at home। या अथवा करके लिख देंगे कि राइट ए ऑन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक इन स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। मतलब पहले का मतलब अर्थ समझिए किस पे लिखना है कि आपको एक पत्र अपने भाई को लिखना है जो कि दिल्ली में रह रहा है और आप उसे घर पर बहुत मिस कर रहे हैं। अथवा दूसरे का हो जाएगा कि आपको एक पत्र लिखना है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल माने प्रधानाचार्य को कि आपके कॉलेज में जो वाटर टैंक है उसका डेली बेसिस पे सफाई नहीं हो रही इस संबंध में। तो हम लोग किसी एक का ही लिखेंगे। ठीक है। अब हम लोग पहले वाले का लिखे हैं कि राइट ए लेटर टू एल्डर ब्रदर। ठीक है। इसका हम लोग लिखेंगे सबसे पहले देखिए लेटर कैसे लिखा जाता है भाई को बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन आंसर 2। ठीक है। अब इंदिरा नगर यहाँ दिल्ली पिन कोड लिख लीजिएगा, डेट लिख लीजिएगा जिस डेट में लिखे हैं। उसके बाद लिखेंगे कि डियर ब्रदर आई होप यू आर डूइंग वेल इन दिल्ली एंड हाउ इज योर जॉब गोइंग ऑन द देयर। डियर ब्रदर मैंने प्रिय भाई, आई होप मैं आशा करता हूँ यू कि तुम आर डूइंग वेल
तुम अच्छे से रह रहोगे इन दिल्ली, दिल्ली में। एंड हाउ इज योर जॉब आर गोइंग गोइंग देयर, और आपका जो वर्क है अच्छा चल रहा होगा। मी एंड मम, मैं और मम्मी, डैड आर ओके हेयर, मैं और मम्मी और पापा हम लोग यहाँ अच्छे हैं। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू बिकॉज वी आर मिसिंग यू, मैं इस पत्र को लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग आपको मतलब क्या करते हैं भाई, यहाँ पर मिस कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे कि स्पेशली आई एम मिसिंग यू, मतलब स्पेशली मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। डैट मोस्ट, सबसे ज़्यादा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। टेक केयर भैया, अपना ध्यान रख लेना भैया। सी योर सून, सी योर सून मतलब जल्द ही मिलते हैं। योर लवली ब्रदर, यहाँ XX अपना नाम लिख लेना है, योर लवली ब्रदर आपका प्रिय भाई करके। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ बढ़ेंगे। 3 नंबर क्या है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन क्राफ्ट एक्सिबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। मतलब हो जाएगा कि अपने विद्यालय में शिल्प प्रदर्शनी, ठीक है, शिल्प प्रदर्शनी पर लगभग 80 से 100 वर्डों में क्या लिखना है, एक रिपोर्ट लिखना है। जिस जहां संकेत किया है अथवा करके इसका लिखेंगे कि लुक एट द पिक्चर गिवन ब्लू, दिए गए नीचे के चित्रों को देखिए। टेकिंग क्लू from its right on article and advantage and disadvantage internet in about 18 to 100 वर्ड। मतलब कि नीचे दिए गए इन चित्रों को देखिए और यहाँ से क्लू के आधार पर नेट क्या है, नेट के बारे में, नेट का एडवांटेज फायदा क्या है, डिसएडवांटेज हानियां क्या है, उस पे 80 से 100 वर्डों में हमको क्या करना है, रिपोर्ट लिखना है। चलिए अब हम लोग इसका राइट लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन नंबर 3 लगा लेंगे बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आपका हो जाएगा बाबू क्वेश्चन आंसर थर्ड। अब एडवांटेज ऑफ इंटरनेट मतलब इंटरनेट का फायदे लिखेंगे। पहला कि इंटरनेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव क्रिएशन ऑफ द माइनकाइंड, जो इंटरनेट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव जो है क्रिएशन है, आविष्कार है। ठीक है, आगे लिख देंगे कि इट इज ए रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यह जो है मतलब कि इंफॉर्मेशन और तकनीकी का जो रिवोल्यूशन फैलाने का एक माध्यम है। ठीक है, आगे लिखेंगे कि द इंटरनेट हैज हेल्प द कास्ट इफेक्टिव एंड इजी इजिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, मतलब इंटरनेट हमको सूचनाओं को आसानी से दूसरे जगह प्रसारित करने में, भेजने में मदद करता है। अब डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट लिखेंगे, मतलब इंटरनेट की खामियां क्या है या हानियां क्या है। लिखेंगे स्पेंडिंग टू मच ऑफ टाइम ऑन द इंटरनेट अफेक्टिव योर आइज, मतलब कि स्पेंडिंग टू मच मतलब ज़्यादा समय, मच टू टाइम मतलब ज़्यादा समय बिताना ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर अफेक्ट योर आइज, आपके आंखों को अफेक्ट करता है, मतलब खराब भी कर सकता है। ठीक है, लाइक दूसरा लिखेंगे कि पीपुल यूजिंग टू मच इंटरनेट टू गेट डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, पीपुल यूजिंग टू मच जो लोग ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, गेट डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, वो संसार, वास्तविक संसार के क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, मतलब डिसकनेक्ट हो जाते हैं रियल की दुनिया से। तीसरा में लिखेंगे कि इंटरनेट इज ए मीडियम फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज एंड रम्बस, जो इंटरनेट है, इंटरनेट की एक ये भी खामियां है कि इंटरनेट के माध्यम से जो गलत सूचनाएं हैं उसको क्या किया जाता है, बहुत सारा फैला दिया जाता है, अफवाह के रूप में फैला दिया जाता है। चलिए अब ग्रामर वाले सेक्शन को पढ़ते हैं। 4 का ए है कि री राइट द फ्लोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए पहले का आंसर देना है। पहला क्या है कि द बॉय सेड टू टीचर प्लीज गिव मी 1 डे लीव। ठीक है, तो इसका हम लोग चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू ग्रांट हिम ए 1 डे लीव, 1 डे लीव। अब हम लोग दूसरा का आंसर देंगे कि चेंज द फ्लोइंग इनटू द पैसिव वॉइस, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है कि हु टाट यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाया। इसका तो देखिए
इसमें हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हु का क्या हो जाएगा, बाय हुम वाज इंग्लिश टाट यू, मतलब आपको इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाया गया, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 3 नंबर पढ़ेंगे, पंक्चुएट द फ्लोइंग, मतलब नीचे जो लिखा गया है उसके पंक्चुएट करना है कि ही रोट आई कैन कम बिकॉज आई एम आइल। अब इसको हम लोग पंक्चुएट करके कैसे लिखेंगे, पहले सबसे पहले लिखेंगे ही रोट, ही आपका कैपिटल होगा, उसके बाद इन्वर्टेड कमा में लिखेंगे कि आई कैन नॉट कम आई एम आइल, ही रोट उसने लिखा, आई कैन नॉट कम मैं नहीं आ सकता, बिकॉज आई एम आइल क्योंकि मैं बीमार हूं। अब हम लोग लिखेंगे डी का, ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू द इंग्लिश, मतलब ये आपको हिंदी में दिया रहेगा, इसे हमें अंग्रेजी में चेंज करना है। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा मित्र मुझसे मिलने आ गया, हम शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर मैं खुश था किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। एक एक बात को अच्छे तरीके से लिखेंगे। यस्टरडे मतलब कल, यस्टरडे मॉर्निंग आई वांटेड टू गो टू द लाइब्रेरी, कल मैं सुबह पुस्तकालय जाना चाहता था, यहाँ तक हो जाएगा। एट दिस टाइम ए फ्रेंड ऑफ माइन कम टू मीट मी, उसी समय मेरा मित्र मिलने आ गया। वी स्टे टुगेदर, हम लोग साथ साथ रहे, टिल द इवनिंग, शाम तक, हम लोग शाम तक साथ साथ रहे, इसका यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे लिखेंगे कि आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र से मिलकर बहुत खुश था, बट आल्सो फेल्ट सैड, लेकिन मैं दुखी भी महसूस कर रहा था, बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गो टू लाइब्रेरी, क्योंकि मैं लाइब्रेरी नहीं जा सका। तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे, यहाँ से हमें बिल्कुल अच्छे से अच्छे मार्क मिल जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़े। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड ईच। ठीक है, निम्नलिखित में प्रत्येक का उत्तर हमें कम से कम 30 से 40 वर्ड शब्दों में देना है। पहला है कि मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड डैट आर अन इनेंशियल पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन इन गोवा, मतलब ब्रेड की उन किस्मों का उल्लेख करना है जो गोवा के उत्सवों में अनिवार्यतः हिस्सा है। ठीक है, दूसरा है कि व्हाई टुक पीटी ऑन यंग सी गर्ल, वेयर डिड ही स्लेप्ट एट नाइट, मतलब युवा समुद्री गर्ल पर किसने दया की, ठीक है, वह उस रात कहाँ पे सोया था। तो इसका हम लोग अथवा करके वाला का लिख देंगे। ठीक है, 5 का क्वेश्चन आंसर 5 लगाना है, बिल्कुल लिखेंगे कि द मदर सी गर्ल टुक पीटी ऑन द यंग सी गर्ल, आगे लिखेंगे द यंग सी गर्ल स्लेप्ट इन द ब्रिंक ऑफ द लेट्स स्टैंडिंग ऑन द वन लेग क्लोजिंग ऑन आईज एंड द अदर, he pretended to fall as sleep, attracting sympathy from his parents, but it hardly made any difference। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बी वाला कि हाउ डिड वैली सेव मनी फ्रॉम द फॉर द बस टिकट, मतलब कि बली ने बस टिकट के लिए कैसे पैसे बचाए, या वाई वाज लेंचो एग्री विथ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, मतलब लेंचो डाकघर के कर्मचारियों से क्यों नाराज था। तो किसका हम लोग लिखेंगे, 2 नंबर वाले को लिख देंगे। 2 नंबर वाले को लिख देंगे कि लेंचो वाज एंग्री विथ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज बिकॉज ही डाउटेड दैट दे हैड टेकन आउट 30 पीसेज फ्रॉम द इनरोलमेंट, मतलब देखिए इसका मतलब हो जाएगा कि लेंचो जो था पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से इसलिए दुखी था क्योंकि वो सोचता था कि जो 30 पीसेज हैं, मतलब 30 जो क्वाइंस है वो कर्मचारियों के द्वारा लिफाफे से चुरा लिया गया है। ठीक है, अब 6 नंबर का लिखेंगे कि आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर लगभग हमें 60 शब्दों में देना है। व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड, माने अंत में किसा गौतमी जो थी कौन सा पाठ को सीख गई या क्या सीख गई। उसका आगे हो जाएगा कि हाउ डिड मंडेला आइडियाज ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब
इसका हो जाएगा कि मंडेला की स्वतंत्रता का विचार उम्र और अनुभव के साथ कैसे बदल गया। ठीक है, तो अब हम लोग पहले का उत्तर लिख देंगे किसा गौतमी वाला। किसा गौतमी वाला में लिखेंगे कि किसा गौतमी लर्ट इन द एंड, माने किसा गौतमी अंत में सी गई डैट की डेथ एंड बर्थ आर टू क्वाइंस ऑफ द लाइफ, मतलब कि मृत्यु और जन्म जीवन के दो हिस्से हैं। एंड इट इज कॉमन टू ऑल, और यह सभी में है। फाइनली किसा गौतमी लर्न, फाइनली मैंने अंततः किसा गौतमी ने सी गई डैट की डेथ इज फॉर एवरीवन, की मृत्यु सबके लिए है। नो वन कैन डेनी दिस फैक्ट, कोई भी इस तथ्य को झुठला नहीं सकता है। पीपुल मर्न एंड वीप ओवर डेथ, ठीक है, बट ओनली द वाइज एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड डू नॉट ग्रीव, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वही लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यही लिख देना है बिल्कुल अच्छे से। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल, मतलब कि एक चिड़ियाघर के बाघ के बारे में और एक जंगली बाघ के बारे में आपको 60 शब्द लिखना है। क्या उन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। अथवा करके राइट फोर लाइन्स एनी पोयम प्रिस्केबल इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन, मतलब एक ऐसा कविता लिखना है जो आपके सिलेबस में है और इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है। तो आप क्या इसको छोड़ करके इसको लिख देंगे, केवल बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख देंगे। एक पोयम आपको 3 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। पोयम में लिखेंगे कि द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमवॉक ट्री, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका पोयम। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पोयम, 3 कविता दिया गया है, किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। फायर एंड आइस, द ट्रीज, या द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है। तो फायर एंड आइस का हम लोग सेंट्रल आइडिया अच्छे तरीके से लिख देंगे कि फायर एंड आइस इज द सिंबॉलिक पोयम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो देखिए फायर एंड आइस जो पोयम है किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट्स फ्रॉस्ट के द्वारा। द पोएट वांट टू अवेयर द ह्यूमैनिटी द एवरीथिंग विल इंड वन डे एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मिसडीड्स। द पोएट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस डिस्ट्रक्टिव, फायर ऑफ वायलेंट डिजायर विल बट द वर्ड टू इंड। इस तरह से बिल्कुल सेंट्रल आइडिया अच्छे तरीके से लिख करके चले आना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं कि आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, माने किसी एक का हमें उत्तर 30 से 40 शब्दों में देना है। व्हाट डिड डॉक्टर डू टू क्योर ट्रीकी, ठीक है, मतलब ट्रीकी को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने क्या किया। या व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, ग्रिफिन क्या मतलब प्रूव करना चाहता था। कुड ही डू डैट, उसने क्या किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए लिखते हैं कि व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रीकी। अब इसका हम लोग आंसर लिख देंगे क्वेश्चन आंसर करके कि ट्रीकी वाज ट्रीटेड बाय डॉक्टर हैरियट विदाउट मेडिसिन और सर्जरी। जो ट्रीकी था वो डॉक्टर हैरियट के द्वारा दवा और सर्जरी के माध्यम से ट्रीट किया जा रहा था। ही कंट्रोल्ड द अमाउंट ऑफ फूड ही एट एंड गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर। उन्होंने भोजन के खर्चों पर कंट्रोल किया और उसे ग्वाभा मतलब अमरूद और पानी जो खाने के रूप में दिए। ही मेड ट्रिकी प्ले एंड एक्सरसाइज विथ द अदर डॉग्स इन द सर्जरी। उन्होंने कहा कि जो ट्रिकी है अन्य कुत्तों के साथ भी खेल सकता है और एक्सरसाइज कर सकता है सर्जरी के दौरान। ट्रिकी गेंड एनर्जी, ट्रिकी जो है एनर्जी को गेन कर सकता है। चलिए आपका अंतिम क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, माने किसी एक का उत्तर हमें 60 शब्दों में देना है। व्हाट कुड हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट द लॉस्ट नेकलेस। यस, सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर ए टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर पेरेंट्स लाइफ। किसी एक को ही उत्तर देना है, तो हम लोग किसका लिखेंगे, पहले वाला का लिख देंगे। पहले वाला में लिख देंगे कि मटिल्डा वुड दस हैव नोन दैट दे
दैट द जेलस दैट द ज्वेल्स इन द नेकलेस वेयर नॉट रियल डायमंड्स। मतलब मटिल्डा जानती थी कि जो ये ज्वेलर्स है वो रियल का मन वास्तव हीरे का नहीं है। इट वुड हैव कस्ट हर ए फार लेजर अमाउंट टू रिप्लेस इट। यह जो इसे लौटा रही है वो बहुत कम कीमत का है। मटिल्डा वुड दस हैव सेव्ड हर सेल्फ एंड हर हस्बैंड ऑल द ट्रबल्ड डे वेंट वेंट थ्रू। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल आंसर लिख करके चले आना है। तो पूरा का पूरा पेपर इस तरह से आपका क्या हो जाएगा बाबू, कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से बोर्ड में जा करके कापी जो है बिल्कुल सही तरीके से लिख करके चले आना है। आपको जरा सा भी थोड़ा सा भी नंबर नहीं कटेगा, आपको बिल्कुल 70 में 70 नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर यदि पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।